ये माँ, चतुर्थ भाव नाम माँ होता है, हम जानते हैं। माँ की संतान यानी माँ का अष्टम, माँ का पंचम भाव यानी आपका अष्टम भाव। अगर मैं आपकी कुंडली की बात करूं और मैं कहूं कि आपकी माँ की संतान यानी आप माँ की संतान है अष्टम भाव, वो यानी वहां से पांचवा भाव, समझ गए ना। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी माताजी के कितनी संतान होंगी और पहली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, और मैं उसको माँ के परिप्रेक्ष्य में स्थापित करना चाहता हूँ, तो मैं माँ की कुंडली बनाऊंगा तो पंचम भाव में मेरा अष्टम भाव आएगा कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल, बिल्कुल आएगा, है ना। तो ऐसे ही मैं किसकी संतान हूँ? पिता का पंचम, यानी कि मैं जिसकी किसकी संतान हूँ, इनकी। अगर मेरी संतान पिता का निर्धारण करना हो तो पंचम भावी तो मेरा पिता होगा, तो मैं इनकी संतान हूं। तो इसलिए साउथ में पिता नवम भाव से देखा जाता है। लेकिन मेरी माँ का पति, मेरी माँ के पति, मेरी माँ, इससे उनकी शादी होगी दसम भाव। नॉर्थ इंडिया में दसम भाव से पिता को देखा जाता है। तो जब भी इंडिविजुअली मैं मेरे पिता का विश्लेषण करना चाहता हूं तो मेरे को नवम भाव देखना चाहिए, है ना। तो मेरे को नवम भाव का विश्लेषण करना चाहिए। और अगर मैं मेरी माता के परिप्रेक्ष्य में करना चाहता हूं तो मेरे को दसम भाव का करना चाहिए। जैसे समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे पिता की कुंडली बढ़ाकर आप विवेचन करना चाहते हो तो उसका पंचम भाव में आप जाने चाहिए। ये तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में मानते हैं दसम भाव से और साउथ इंडिया में मानते हैं पंचम भाव से, सॉरी नवम भाव से। लेकिन पाराशर जी ने भी पाराशरी में नवम भाव से ही पिता को कैलकुलेट किया है, जो जिस प्रकार की गणना मैंने आपको बताई है। आप लिखा उन्होंने, शायद चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, उसमें चैप्टर में लिखा कि पिता का विश्लेषण करना हो तो नवम भाव को लगन बनाकर करना चाहिए, लिखा उन्होंने। कपिल जी क्लियर? हेलो, बड़ी कटोरी में। यस सर। हेलो शिव जी कपिल जी, आपका माइक म्यूट नहीं है। मेरा माइक म्यूट हो रहा है? नहीं सर, सर शिवाजी चरण सिंह जी का माइक म्यूट नहीं है सर, डिस्टरबेंस आ रहा है सर। अच्छा, अब हो गया सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, क्लियर। जी सर। हाँ अपन का बहुत चलो, लेकिन ये अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, सबको समझ में तो आ रहा है ना। पहले तो मेरे को ये तो बताओ। हेलो, कोई जो पहली बार ज्योतिष सीख रहे हैं, सोनिया जी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, सुधीर जी, हेलो। जी आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, कोई भी थोड़ी सी भी शंका, देखिए मैं बार बार चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, क्लास 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 5 घंटे भी हो और हमारे सीखने का भाव हो, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई अब नॉर्मलिटी है ना। तो थोड़ा सा हम गहराई से कर रहे हैं, चाहे इस पूरी क्लास में हमको 3 मिनट की चीज मिले, लेकिन मिलनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा अब मैं आ रहा हूँ अष्टम भाव। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हेलो सर कैसे हो सकते हैं सर? सर बिल्कुल नहीं सर। अब मैं आता हूं, देखिए बाकी तो आप कर लोगे, बाकी तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन भावों का मैं अब अष्टमेश को, जैसे मोस्ट मैलिफिक ग्रह किसको कहा गया है? शनि को। ऐसे मोस्ट मैलिफिक भावेश कौन होते हैं? वो है आपके अष्टमेश। सबसे पापी कहा गया है अष्टमेश को, सबसे पापी अष्टमेश को कहा गया है। जो जीवन को खत्म करे वह सबसे खराब है, जो भाग्य की हानि करे वह सबसे खराब है, यानी कि वह मृत्यु रूप है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए अष्टमेश को अगर किसी व्यक्ति के
पतन को, हानि को, क्षीणता को, क्षरण को, छिद्रता को अगर रोक दिया जाए तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। मैं मेरी मृत्यु को रोक लूं और आज जैसा शरीर है वैसा ही मेरा शरीर कंसिस्टेंटली बना रहे, तो यह सर्वोत्तम स्थिति है। यह उसमें क्षीणता, निरंतरता से कमी कौन लाता है? वह है अस्तम भाव, यानी कि वह आयु को धीरे 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 क्षीण करता है ना। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। इसलिए अस्तम भाव को सबसे खराब भाव कहा गया है और उसके स्वामी को, अष्टमेश को, पापत्व शनि नेचुरल मोस्ट मैलिफिक ग्रह और यह सबसे मैलिफिक स्थान है और इसका स्वामी सबसे ज्यादा पापी कहलाता है। राइट। तो अष्टमेश जिस भी स्थान पर जाएगा वह उसकी हानि करेगा, जो उनकी प्रवृत्ति है। अब दो स्थिति है, क्यों ये भाव इतना इतना विलक्षणता लिए हुए कि एक तो ये जाकर उस भाव की हानि करेगा, दूसरा अगर खुदा न खास्ता, तो भी मुस्लिम शब्द यूज नहीं करने, अगर किसी कारणवश अष्टम भाव को भी पापत्व प्राप्त होना शुरू हो गया तो एक तो उस भाव को खराब हो गया, साथ ही आयु का क्षीण होना और शुरू हो गया, है ना। हानियों का शुरुआत हो गई, रोगों की प्रबलता हो गई, है ना। आदमी की प्रवृत्तियां विकृत होने लग जाती है। प्रवृत्ति का विकृतीकरण जो आता है, या चाहे शरीर का विकृतीकरण हो चाहे प्रवृत्तियों का विकृतीकरण हो, वो अष्टम और 12वें भाव से आता है। ये मेरे दो शब्दों को आप विशेष तौर पर लिख लो, संपूर्ण चीजें इसमें आएगी। प्रवृत्तियों का विकृतीकरण और शारीरिक विकृतीकरण, डिफॉर्मिटी, म्यूटिलेशन जो है वो अष्टम भाव और 12वां भाव है। ये दोनों भाव उनमें विकृति पैदा करते हैं और ये आयु का क्षरण करते हैं, ये आयु का क्षरण करते हैं। तो ये भावेश अष्टमेश कहीं जाकर एक तो उस भाव को खराब करेगा ही करेगा, साथ ही अगर उस प्रवृत्ति से आयु का और प्रवृत्तियों का विकृतीकरण होना शुरू हो गया और आयु का क्षरण शुरू होना गया हो गया, तो वह आप सोचिए क्या स्थिति होगी। क्या वो खराब स्थिति नहीं होगी? हेलो हेलो, सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ। अब ये अष्टमेश अगर लगन में आके बैठेगा, अगर अष्टमेश लगन में आकर बैठेगा वृश्चिक राशि में, तो मेष राशि में छोड़ दो, क्योंकि वह अष्टमेश को, वो लगनेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, फिर वह स्वराशि का हो गया। तो यह एकमात्र मेष राशि ऐसी है जिसमें मंगल अष्टमेश होकर भी अगर लगन में बैठे हैं तो अति उत्तम फल देते हैं, अति उत्तम फल देते हैं, अल्टीमेट। ऐसे आदमी की आयु अवश्य अवश्य दीर्घ होती है। कोई बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्थिति बन जाए तो कह नहीं सकते, बाकी उसकी आयु हमेशा दीर्घ मध्यायु कहा गया है। ठीक है। लेकिन दूसरी स्थिति पकड़ लेते हैं, कोई अन्य भाव का, अन्य राशि का स्वामी यहाँ आकर बैठता है और अष्टमेश जो है वो पापी होकर, अब पापी कैसे कैसे होता है आप गणना करना। अगर लगन में आके बैठ गया तो वह व्यक्ति को, उसकी प्रवृत्तियों को विकृत कर देगा, उसकी सोच को खराब कर देगा, है ना, उसको, उसके शरीर को रोगों की प्रधानता कर देगा और उसको निरंतर हानियों की प्राप्ति होती रहेगी, यानी बहुत ही अशुभ परिणाम देगा। लेकिन दूसरी स्थिति, अपने स्थान से वो छटा जाएगा, अपने स्थान से छटा जाएगा। तो जहां अष्टमेश के पाप कर्मों को कम होने से वह रोकेगा, सुबत्व को भी कम करेगा, सुबत्व की हानि करेगा। जो अष्टम भाव से सुबत्व मिलते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज मिलती है, उनको थोड़ा कम करेगा। लेकिन अगर वह पापी होकर गया है तो इस भाव को, क्योंकि इसका छटा जाएगा और इसको, लगन को, दोनों को खराब करेगा, वह बहुत ही अशुभ परिणाम देगा, बहुत ही अशुभ परिणाम देगा। राइट।
अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में गया तो वह यहाँ जाकर अष्टम भाव को देखता है, तो अष्टम को तो लाभ करेगा, लेकिन व्यक्ति को विद्याहीन बनाएगा, कुटुंब के लाभ में कमी करेगा और धन हानि करेगा, है ना। लेकिन अष्टम भाव को थोड़ा लाभ करेगा क्योंकि वह उसको देखेगा, तो आयु को क्षीण नहीं करेगा। अगर अष्टमेश तृतीय में गया तो सबसे खराब स्थिति, सबसे खराब स्थिति, वह आदमी को कर्महीन बनाएगा, साथ ही उसकी आयु का भी क्षरण करेगा। जब भी अगर वो पापी ग्रह हुआ तो जब भी पापी अन्य पापियों की दशा आएगी तो वह जरूर जरूर कष्ट उत्पन्न करेगा, शारीरिक कष्ट उत्पन्न करेगा ही। यह उत्तम स्थिति नहीं है। अष्टमेश, लेकिन ऐसा आदमी है ना, कर्मशील खूब रहता है, मेहनती खूब होता है। अष्टमेश अगर चतुर्थ में आता है, सुखों को कम करता है, वैवाहिक जीवन का जो प्रेम प्रसंग और प्रणय सुख है उसकी हानि करता है, पर एक विशेष लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति जो है हर हाल में खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है, यानी कि वह कितने भी कष्ट में हो, मृत्यु तुल्य कष्ट में भी पड़ा हो ना, तो सुख महसूस करेगा। जैसे जो मैंने पर्सनैलिटी बताई थी, तो सैंग्विन टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो ये लोग होते हैं। सैंग्विन जो विपरीत परिस्थिति में, जैसे मैंने बताया था कि टाइटैनिक जब डूब रहा था तो कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा पे जाके ऑर्केस्ट्रा बजवा रहे थे, ये वही लोग होते हैं कि मृत्यु तो आनी है, मौत तो ले यार, ये वो लोग। पर सुख को कम करता है, प्रेम प्रसंगों का हानि करता है ना, और आदमी अवमार्गों को अपनाता है, तो ये उत्तम नहीं है। अष्टमेश अगर पंचम में आता है तो ऐसा व्यक्ति धनी अवश्य होता है, लेकिन विद्याहीन होता है, विद्या नहीं हो, विद्या योग के लिए उत्तम नहीं है। संतान सुख कम होता है, लेकिन धन अवश्य होता है, और उस व्यक्ति को गुप्त धनों की भी प्राप्ति होती है ना, गुप्त धनों की भी प्राप्ति होती है। जैसे गुप्त धन, आप मैं आपको क्या बताऊं, सब तरह के आप जानते हो, तो उनकी भी प्राप्ति होती है, लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं है और विद्या के लिए उत्तम नहीं है, पर धन मिलता है। अब आप कहोगे विद्या के लिए अच्छा नहीं है, संतान के लिए अच्छा नहीं है, तो धन क्यों मिलता है? धन क्यों मिलता है? काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मंगल इसका स्वामी होता है, और मंगल जब भी सिंह राशि का होगा तो वह व्यक्ति को निर्व्योधनी बनाता है। ये वहां से उठाया हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल अष्टमेश होता है, सिंह राशि में, वो व्यक्ति को निर्व्योधनी बनाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर अष्टमेश यहाँ आता है तो वो उतना नहीं, पर थोड़ा धन तो देगा ही, ठीक है ना। ये अगर अष्टमेश छठे भाव में आता है तो वैसे तो ये सरल योग बनता है मंत्रेश्वर महाराज के अनुसार। पाराशर जी ने भी इसको उत्तम योग कहा है, पाराशर जी ने भी इसको उत्तम योग कहा है, तो इसका यहाँ आना उत्तम है, सरल योग बनता है। और अगर ये पाप ग्रहों से बने और बलहीन ग्रह से बने तो और उत्तम है ना। इसको उत्तम योग कहा गया है क्योंकि अष्टम का भी लाभ उत्पन्न कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अष्टम भाव की जो चीजें हैं, जो कारकत्व हैं जो आपको पता है, उन सबसे भी लाभ की प्राप्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये यहाँ आकर बुरे को बुरा मारता है, बुरे को बुरा यानी विष को विष मारता है। ये विष है, प्रबल विष है, तो इस विष को मारेगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा? विष से विष, विष प्लस अमृत, माइनस माइनस अमृत प्लस, तो ये एक उत्तम योग कहा गया है। अष्टमेश सप्तम में आता है, ये खराब योग है, ये अत्यंत खराब योग है, विवाह के लिए सबसे खराब योग। विवाह के लिए पृथकता, इस भाव का स्वामी यहाँ आकर पृथकता की कार्रवाई करता है। वैवाहिक जीवन में द्वेषता विष फैलता है, विवाह अशुभ कर हो जाता है, और पाप ग्रह है तो अवश्य उसका दुष्फल होता ही है। साथ ही जो है यहाँ पापत्व जो है वो हमारे जेनेटिकल पार्ट, और यहाँ पे जो हमारा परिणति ऑफ जो रिलेशंस है, दोनों को खराब करता है। तो अष्टमेश का सप्तम में जाना किसी भी स्थिति में उत्तम नहीं है। अष्टमेश अष्टम में हो, सौराशि का ग्रह है,
लेकिन फिर भी व्यक्ति की आयु मध्यायु ही होती है, दीर्घायु नहीं होती है। अष्टमेश अष्टम में हो तो दीर्घायु नहीं होती है। और कभी कभी उस व्यक्ति की प्रवृत्ति अगर पाप ग्रह है तो दुष्कर्म या दुष्मार्ग से धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो जाती है, विकृत प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। सौग्रही अगर पाप ग्रह है तो भी, शुभ ग्रह है तो नहीं। अष्टमेश भाग्य में गया, अष्टमेश अगर इसमें जाता है नवे भाव में तो स्वयं शुभ हो जाता है, तो आयु तो बढ़ जाएगी लेकिन भाग्य कमजोर हो जाएगा। ऐसा आदमी अधार्मिक होता है, गुरु का कहना नहीं मानता, शिक्षा की हानि होती है ना, और सदमार्ग पे चलने की उसकी प्रेरणा नहीं रहती। अष्टमेश का कर्म भाव में जाना ये एक अलग प्रकार का योग है। लोग क्या समझते हैं हर बार कि अष्टमेश कर्म भाव में गया तो यह व्यक्ति कर्महीन हो गया, जिंदगी भर इसके कर्म होंगे ही नहीं। लेकिन अगर अष्टमेश शुभ होकर अगर दसम भाव में गया, क्योंकि यहाँ कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि है, सॉरी मकर राशि है, तो मकर राशि जो है ना स्वयं पापी है। अष्टमेश अगर बलवान होकर गया तो कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कर्म क्षेत्र में सफल हो जाता है ना, वह व्यक्ति कर्म क्षेत्र में। लेकिन अगर वह पापी ग्रह होके गया, बलहीन हो, पापत्व को प्राप्त करके गया, तो वह व्यक्ति के कर्मों में क्षीणता आ ही जाती है। इसका विश्लेषण जब भी करो तो एक लाइन में किसी का देख के ये मत करना भाई तेरे तो सारे कर्म खत्म हो गए, तू तो कर्महीन हो गया। तो आपको तय करना है, देखना है कि वह शुभ होकर गया है या पाप होकर गया है, बलवान है बलहीन है, जो मैंने आपको बात बताई उस हिसाब से। तो बलवान होकर गया है तो वह यहाँ से भी मतलब ऐसे कर्म करा देगा जो अष्टम से संबंधित हो, खान खदानों का काम करा दे, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करा दे, वह अलौकिक विद्याओं को प्राप्त कर सकता है, वह किलो ध्रुव गढ़ों की वो कर सकता है ना, वह एक्सप्लोरिंग का काम कर सकता है। तो इस कार्य में उसको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इसका लाभ है वो। तो कर्म ही ऐसा बन जाए कि वो ऐसी चीजों से लाभ उठा रहा है, तो उस आदमी को कौन रोकने वाला है? उसकी उन्नति को कौन रोक सकता है, ये बताओ आप। और हमने कह दिया यार तू तो कर्महीन हो गया, चल तू तो छोड़ यार, तो जिंदगी खराब हो गई। ऐसा नहीं करना, पूरा विश्लेषण करना कि जिसको अशुभ भावों से लाभ होने लग जाए उससे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन हो सकता है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। कई सेमिनारों में मैंने देखा है कि एक लाइन में उत्तर दे देते हैं, भाई ये तो गया काम से, ये तो कर्महीन हो गया, ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, देखना किस स्थिति में जा रहा है ग्रह, राइट। अष्टमेश 11वें भाव में जाता है, उत्तम परिणाम देता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन का उत्तरार्ध बहुत सुखपूर्ण होता है। ऐसे जीवन व्यक्ति का उत्तरार्ध बहुत सुखपूर्ण होता है, पूर्वार्ध कष्टपूर्ण रहता है। माने 40 साल बाद वह व्यक्ति बहुत अच्छे सुखों को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि लाभे सर्वे प्रस्तुत है। लाभ भाव में जो चला जाए वही लाभ करेगा, चाहे वो 3, 6, 11 का स्वामी हो, अष्टम का स्वामी हो, चाहे 12वें का स्वामी हो, चाहे कोई पाप ग्रह हो, जितना पापी हो वो चला जाए वो भी सुख करेगा, है ना। तो लाभ में सब अच्छा करते हैं और यहाँ का सुख है। तो अष्टम भाव के जिसको सुख मिलने जाए, यानी आयु अच्छी हो गई उसकी, अन्य चीजों का भी उसको सुख मिल गया, उसके जेनेटिकल पार्ट्स में बहुत ज्यादा ताकत हो गई, है ना, तो वो सारी चीजें बटवर, तो वो सब चीजें जो है उसको सब लाभ करेगी। तो उससे ज्यादा बलवान अच्छा आदमी कौन? अष्टमेश अगर 12वें भाव में जाता है तो यह विमल नाम का योग बनाता है, यह विमल नाम का योग बनाता है। ये उत्तम कहा गया है, ये उत्तम कहा गया है, ये अच्छे फल देता है, ये अच्छे फल देता है। 12वें भाव के पापत्वों को कम करता है, अष्टम भाव के पापत्वों को कम करता है और शुभत्वों की जागृति करता है। अष्टमेश का 12वें जाना उत्तम। लेकिन ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जहां जन्म हुआ वहां से दूर जाने पर ही होता है, प्राय और कंडीशंस अलग है, पर उसको वहां जाके लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसके लिए बहुत लाभदायक है। ये एक शुभ स्थिति हुई। क्या क्लियर हुआ? हेलो, बहुत टाइम हो जाता है। हेलो, जी सर। हाँ विनीत जी।
जी सर। यस सर। क्लियर हुआ? अब मैं बिल्कुल सर। बहुत फास्ट गति से 12वें भाव का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अब अगली बार कुछ अलग लेना चाह रहा हूँ। इसी में एक कुंडली विवेचन करना चाह रहा था मैं, आज तो नहीं हो पाएगी। अब मैं इसमें 12वां भाव और बता देता हूँ आपको, राइट? और वो सर। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा। 12वां भाव है वो पृथकताकारी होता है। 12वें भाव से हम दान देखते हैं, त्याग देखते हैं, पृथकता देखते हैं, है ना, प्लेजर ऑफ बेड देखते हैं। यहाँ से हम जेल, कैद, आश्रम, है ना, दिव्य भोगों की प्राप्ति भी देखते हैं, दिव्य वाहन भी देखते हैं। दिव्य वाहन बहुत उत्कर्ष श्रेणी का, जिस वाहन का मतलब देश विदेश की यात्राएं भी देखते हैं। वाहन का मतलब यहाँ पे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचना, इसलिए यहाँ दिव्य वाहनों को कहा गया है ना। देश विदेश की यात्राएं भी देखते हैं यहाँ से हम, और बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। तो मेजर इसको व्यय माना गया है। ये व्यय स्थान है जो व्यय करा देता है, यानी कि उस चीज से पृथक करा देता है। तो जिस भी भाव में बैठेगा उससे व्यक्ति को पृथक कराने की कोशिश करेगा। कब? जब ये पापी होकर जाए, जब ये पापी होकर जाए। अब पापत्व का निर्धारण आप करेंगे। अब 12वें भाव का स्वामी अगर लगन में जाके बैठेगा तो लगन का व्यय करेगा। लगन का व्यय का मतलब हो गया लगन में क्षीणता लाएगा, लगन में कमी करेगा, तो लगन के कारकत्वों में कमी करेगा, यानी उसको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने की कोशिश भी करेगा। ये पाप स्थान का स्वामी अगर द्वितीय पे आता है, तो मैंने आपको बताया था द्वितीय और द्वादश सम स्थान है, द्वितीय और द्वादश सम स्थान है। अगर 12वें का स्वामी द्वितीय में आता है तो यह सम प्रभाव रखता है। ये जो व्यय की जो प्रवृत्ति है, आदमी व्ययशील जरूर होता है, खर्चा जरूर करता है, लेकिन वह समझदार होता है, सात्विक होता है, बुद्धिमान होता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है उसकी, और प्राय सदमार्ग पे खर्च करने की कोशिश करता है। अगर शुभ ग्रह है तो, पापी है तो व्यय जरूर होता है, व्यय जरूर करता है वो, लेकिन इतना अशुभ नहीं कहा गया, क्योंकि समता प्राप्त किए हुए है, ठीक है ना। फिर भी व्ययशील होता है व्यक्ति। वह भाव का स्वामी पराक्रम में आके बैठ जाए, आदमी को जिंदगी भर पराक्रम करना है, वो व्यय करे जाएगा, उसकी उत्पत्ति कम होगी, और व्यय मतलब खूब पराक्रम करना उसको। व्यय का स्वामी पंचम में आके चतुर्थ में आके बैठ जाए तो यहाँ के सुखों की हानि करेगा, यहाँ से पृथक करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले व्यक्ति का अपना घर छुड़वाएगा, है ना, घर से दूर हो जाएगा, इनकी कमी करेगा। व्यय भाव का स्वामी पंचम में आएगा तो पंचम के कारकत्वों की हानि करेगा, उनका व्यय कराएगा। जो है तो संतान उत्पत्ति के लिए वो शुभ नहीं हुआ, जो है उन सबकी हानि करेगा। 12वें भाव का स्वामी छठे में आके बैठ जाए तो चूंकि ये अपने घर को देखता है तो 12वें को तो लाभ करेगा, छठे भाव का पापत्व का व्यय करेगा। तो शुभ हुआ अशुभ हुआ? ये शुभ स्थिति, यानी कि छठे भाव के पापत्व को तो व्यय कराएगा तो अच्छा है। जैसे पंचम भाव क्यों अच्छा है? क्योंकि छठे का व्यय कराता है, वो भी बताऊंगा। तो इसको बैठकर यहाँ देखेगा तो इसकी तो वृद्धि करेगा, क्योंकि स्वयं के घर को देखेगा, और इस भाव को कमी करेगा क्योंकि वह भाव का स्वामी है। तो यहाँ की कमी उत्तम और यहाँ की वृद्धि उत्तम, यानी कि यहाँ का शुभ होना उत्तम और यहाँ का कम होना उत्तम, राइट। व्ययस अगर जो है सप्तम भाव में आ जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए अत्यंत खराब। लेकिन ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए, विदेश का व्यापार करे, विदेश में धन ले, विदेश में मकान बनाए, तो उसके लिए शुभ है। आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए, आध्यात्म से ऊंचाई पर जाने की कोशिश करे तो भी शुभ है। पर वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत खराब, वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत खराब। बल्कि जब व्यय सप्तम भाव में आके बैठता है तो व्यक्ति अपने वीर्य का व्यर्थ व्यय करता है, अपने पुरुषार्थ की हानि करता है ना। स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, वह अपने पुरुषार्थ की, अपनी काम शक्ति का व्यर्थ व्यय करता है ना। तो वो 12वें भाव का स्वामी सप्तम में आना अत्यंत खराब। शारीरिक क्षीणता को प्राप्त होता है, अपनी काम शक्ति का, अपने पुरुषार्थ का व्यय करता है, जो उत्तम नहीं है, राइट। 12वें का स्वामी अष्टम में आके बैठे, ये अत्यंत शुभ स्थिति कही गई है। पराशरी में पराशर जी कहते हैं, प्रभु पराशर जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सतत भाग्यवान होता है, सतत लाभप्रद होता है,
बहुत ही सहज और सौम्य होता है और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है, और वह कोई भी कर्म करे उससे लाभ की उत्पत्ति होगी ही। ये बहुत श्रेष्ठ योग कहा है कि अगर किसी का व्यय भाव का स्वामी अगर अष्टम में आके बैठ जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति कही गई है। मंत्रेश्वर महाराज ने इसको दैन्य योग, अगर पाप ग्रह बनाए तो उन्होंने इसको विपरीत राजयोग कहा है, उन्होंने भी इसको विमल नाम का योग कहा है, दैन्य योग नहीं, विमल नाम का योग कहा है। वो यह विमल योग बनाता है। विमल योग की वर्णन जब आऊंगा तो मैं थोड़ा और विलक्षणता के साथ समझाऊंगा आपको। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ योग, अगर द्वादश किसी का अष्टम में आके बैठे तो श्रेष्ठ योग है, बहुत शुभ। उसको फुल प्लेजर ऑफ बेड की क्रिएशन होती है थ्रू इट्स जेनेटिकल पार्ट्स। तो हर तरह का सुख, हर तरह का सुख, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। अगर वह भाव का स्वामी 12वें में नवम में आके बैठ जाए तो भाग्य का व्यय कराता है, भाग्य की हानि कराता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर सतमार्ग हो जाए, आध्यात्मिकता को प्राप्त करे, क्योंकि यहाँ धनु राशि है, यहाँ मीन राशि है काल पुरुष की, तो उनका संबंध जो है ना आदमी को आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पे लेके जाता है। अगर वो मार्ग, वो सेवा पूजा का मार्ग, पठन पाठन का मार्ग अपना रहा है तो श्रेष्ठ है, अन्यथा तो वो व्यक्ति जो है ना वाणी आध्यात्म का व्यय करके और सुबत्व को प्राप्त करेगा। तो वो अन्यथा ये भाग्य का व्यय है, ये उत्तम नहीं है। ऐसा व्यक्ति का भी भाग्य स्थान परिवर्तन से ही होता है, भाग्योदय स्थान परिवर्तन से ही होता है। 12वें के स्वामी का कर्म में आना किसी भी स्थिति में उत्तम नहीं है। कर्म की हानि कभी भी उत्तम नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए 12वें का स्वामी यहाँ आकर बैठे तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसके आप देखो उसके जरूर उपाय करना, क्योंकि कर्म के बिना धर्म नहीं, आगे की चीजें की प्राप्ति। तो ये उत्तम योग नहीं है, ये बिल्कुल इससे भी ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा शुभ भी उत्पन्न करता सकता है जो मैंने बताया। लेकिन 12वें का स्वामी यहाँ है तो ये उत्तम नहीं है। लेकिन व्यक्ति जितेंद्रिय होना चाहे, व्यक्ति संन्यास धारण करना चाहे, भौतिक समाज को छोड़कर आध्यात्म में जाना चाहे तो अलग स्थिति है। तो ये जितेंद्रियता में भी उसको लाभ कर सकते हैं, तो वो अलग स्थिति है। अगर व्यय भाव का स्वामी 11वें भाव में आता है तो व्यय से लाभ की उत्पत्ति, जितना व्यय करेगा उतना लाभ उत्पन्न होगा। या व्यय भाव का स्वामी लाभ में जाता है या लाभ का स्वामी व्यय में जाता है, तो यह दोनों स्थितियों को अच्छा कहा गया है। यहाँ व्यय से लाभ, जैसे आपने किन्हीं लोगों के बारे में सुना होगा, उनको ये कहा जाता है कि जितना खर्चा करोगे ना उतना लाभ होगा, खर्चा करो आपका पैसा वापिस आ जाएगा। तो उनका व्यय लाभ में होता है, व्यय करा लाभ बन के वापिस आ जाएगा, व्यय करा लाभ बन के वापिस आ जाएगा। ऐसे आदमी को आप कह दो भैया जो कमाए स्थायी संपत्ति खरीदता जा, जो कमाए स्थायी संपत्ति खरीदता जा, जमीन जायदाद खरीदवा दो, स्थायी फिक्स, स्पेक्युलेटिव नहीं, जरा सा भी जुआ सट्टा का अंश नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेटिव अगर इनकम है तो वो नहीं टिकेगी, या जो चलायमान है वो नहीं। यहाँ 11वीं राशि होती है स्थिर, 11वीं राशि स्थिर राशि है, स्थिर संपत्ति खरीदवा दो, है ना। वो आदमी जिंदगी भर पनपता ही चला जाएगा, लोग उसको कहेंगे यार तेरा तो सारा मामला गड़बड़ हो गया, पर वो आपको जिंदगी में धन्यवाद देगा, यार मजे करा दिया आपने, मेरी इतनी संपत्तियां बनवा दी, है ना। तो जिसका भी 12वें का स्वामी 11वें में आ जाए उसको कहो भैया स्थायी खर्चा करेगा, स्थायी संपत्ति बनाएगा, राइट। हेलो हेलो, किसी को इसके संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वो आपने ये नहीं बताया सर, 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो सौग्रही ग्रह तो फायदा ही करेगा, दिव्य भोगों की उत्पत्ति करेगा, प्लेजर ऑफ बेड देगा, आपको अस्पताल नहीं जाने देगा, कभी आपको कभी कैद नहीं होने देगा। लेकिन अगर पापी ग्रह है तो उसका विश्लेषण मैं अलग से बताऊंगा, अभी डिबेट हो जाओगे। पर स्वग्रह का बैठा हुआ है तो वो उत्तम, 12वें का ग्रह स्वग्रही बैठा हुआ है उत्तम, 12वें भाव के पापत्व को कम कर देगा, शुभत्व को उत्पन्न कर देगा, वो श्रेष्ठ, ओके सर, है ना। आदमी घर में ही रहेगा, कभी घर से बाहर नहीं जाएगा, यात्राएं कम होंगी, है ना, घर छूटने का डर नहीं रहेगा उसको। मेरे खुद के शनि 11वीं राशि के यहाँ ही बैठे हैं, जब से पैदा हुआ हूँ तब से जयपुर में हूँ,
तो सर वो तो फिर आपके लिए फायदा हो गया ना कि आपका लाभेश व्यय में ही बैठ गया, तो वो एक योग बन गया जो आप बता रहे हो अभी। तो इसीलिए इसीलिए मेरी कुंडली में ये योग है, मैं जितना खर्च करता हूँ उतना लाभ हो जाता है, आ जाता है। मेरे ये योग है। मेरे पिताजी ने तो जब मैं नौकरी में लगा था उसके पहले एक दिन मेरे को कहा भी था, यार तू जितना खर्च करेगा ना तेरे पास पैसा आएगा, लेकिन मैं मुंजी आदमी हूँ, मैं बहुत कृपण आदमी हूँ, मेरे से खर्चा नहीं होता जनरली, खुद के ऊपर तो होता ही नहीं है। तो नहीं तो उन्होंने मेरे को जब मैं नौकरी लगा था तभी कहा था कि जितने खर्च करेगा ना उतने पैसे तेरे बल्कि लाभ के साथ आएंगे। ये बिल्कुल सत्य है ना। मेरे शनि 11वें भाव में ही, 12वें भाव में, सॉरी 12वें भाव में, आपके भी शायद 12वें भाव में ही। मेरे 12वें में ही सर। हाँ तो बस आप जमीनें खरीदना शुरू कर दो। आप भी है ना स्थायी संपत्ति बनाना, जितना खर्च करोगे उतना वापस आ जाएगा। सर एक बात क्लियर हुई है पूरे विश्लेषण में कि 11वां भाव हाँ। सबके लिए अच्छा है, हाँ सर्वे लाभ सबके लिए चाहे हर वो तरीके से अच्छा है। चले जाए, चाहे वो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन टू द गॉड भी 11th हाउस से आता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन टू गॉड वो भी 11वां भाव है। मतलब आप 11वां भाव ये तो मुक्ति मार्ग का द्वार है, जैसे स्वर्ग का द्वार जो है ना 12वां भाव है। द मिड हेवन इज 10th हाउस, द मिड हेवन इज 10th हाउस। जो मुक्ति मार्ग का द्वार है ना वो 11वां भाव ही है। 12वां भाव से ये शरीर छोड़ के अगले भाव में। तो जीवन की हर घटना का लाभ, सभी मनोरथ, ऑल प्लेजर ऑफ योर लाइफ विल बी सेटिस्फाइड विद बाय 11th हाउस। तो ऑल ड्रीम्स एंड डिजायर्स, होप्स, व्हाटएवर, व्हाट मन के रथ, एवरी टाइप, हाईएस्ट लेवल ऑफ व्हीकल, स्त्री की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, है ना, क्या नाम से आभूषण, बहुत उत्तम क्वालिटी के आभूषण है, वो सब चीजें यहाँ से आनी है। योर ऑल विशेष, है ना, योर ऑल ड्रीम्स एंड डिजायर, उससे ज्यादा बड़ा क्या हो, वो सब चीजें जो है ना आपको 11th हाउस से आनी। एंड इट इज आल्सो सेड कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन 11th हाउस। एंड इफ राहु इज इन 11th हाउस इन एनीबॉडीज चार्ट एंड दैट इज, वो बलवान भी अगर हो तो वह व्यक्ति बहुत नेम एंड फेम पाता है ना। पर कुछ अवसाद के टाइम आते हैं, अगर वो उस समय दिव्यत नहीं हो तो बहुत नेम एंड फेम पाता है। चलो वो मैं आऊंगा जब उसको और बताऊंगा। हाँ सर एक और चीज पूछनी थी। कोई भी स्वामी 11वें में आके लाभ ही करते हैं सर। ये मारक ग्रह अगर 11वें में आता है तो वो कैसे लाभ करेगा सर? जैसे द्वितीय का स्वामी या सप्तमेश तो भी 11वें में आता है तो वो मारक को 11वां भाव तो खराब है ना, 11वां भाव तो खराब है ना, पाकिस्तान है ना। सर मारक का लाभ क्या होता है? मतलब मारक का लाभ क्या माने? मारक का लाभ मारना, तो वो अगर बुरे को मारोगे तो शुभ उत्पन्न होगा ना। आप किसी की बॉडी में अगर डिजीज चला गया तो उसको मारने के लिए दवाई जा रही है तो वो शुभ कर रही है। डिजीज नहीं है फिर मारने के लिए जा रही है तो शुभ करेगी। भाई किसी व्यक्ति ने तेज सांप खा गया और आपने उसको विष, उसका इलाज विष से ही तो करोगे, उसके अंदर विष ही तो इंजेक्ट करोगे वापिस। लेकिन अगर सांप नहीं खाया और आपने विष इंजेक्ट कर लिया तो वैसे मर जाएगा। तो ये विष स्थान है 3, 6, 11। तो यहाँ पे ये विष का स्वामी यानी मारक आकर इनको मारेगा तो और उत्पन्न होगा लाभ। ठीक है, क्लियर हुआ कपिल जी? जी सर। हेलो, क्लियर हुआ ना? जी सर बिल्कुल जी। सर अभी जो आपने बताया ये पूरा जो षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, ये जो आपने पूरी कुंडली में घुमाए, इसमें जहां जहां भी गलत असर है, बस हम एक एक्सेप्शन ये मान के चलें कि अगर वो दोनों ही जिस भाव में वो गलत उत्पन्न कर रहा है वो दोनों ही अगर स्वराशि के एक ही ग्रह हो तो उसको एक्सेप्शन मानेंगे, अदरवाइज वो सब जो घटना है वो घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो दोनों राशियों का, तो जैसे लग्नों की बात करेंगे तो यह स्थिति मेष और वृषभ लग्न में, और वृश्चिक 4 लग्नें ऐसी है जिनमें वो षष्ठेश और अष्टमेश भी होते हैं। वो है पहली, 8वीं, दूसरी और 7वीं। और तृतीयेश और षष्ठेश में वो स्थिति होती है दूसरे और 7वीं यानी वृषभ राशि।
है ना। ये स्थितियां सिर्फ शुक्र और मंगल के साथ ही होंगी और किसी के साथ नहीं होंगी। बिल्कुल और सही बात है। शनि की दोनों राशियां लगातार हो सकती हैं, पंचमेश भी हो सकता है, षष्ठेश भी हो सकता है, अष्टमेश भी हो सकता है और एकादशेश भी हो सकता है। वहां उसकी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ज्यादा होता है, वो मैं आपको आगे एक चैप्टर उसका ले लूंगा। ये दो चारों की स्थितियां और क्लियर कर दूंगा आपको, है ना। थोड़ी सी अलग सी बात है तो उसको कर दूंगा मैं, ठीक है ना। हेलो, वैसे मैंने शायद पढ़ाया भी था, चलो एक बार और कर दूंगा, एक क्लास और ले लेंगे अपन, जिसमें एक राशि एक शुभ स्थान पर है, एक अशुभ स्थान पर है, तो क्या परिणाम और कैसे उत्पन्न होगा। तो मैंने फलाध्याय में आपको कहा था कि मैं फल लघु पाराशरी जब एक बार दोबारा से लूंगा विस्तृत रूप से, तब इन सब चीजों को मैंने कुछ संक्षिप्त तो आपको बताया था, विस्तृत रूप से जब लघु पाराशरी के एक अध्याय पे आऊंगा तब और बताऊंगा। पर मैं एक क्लास और ले लूंगा, शुरुआत में ले लूंगा। तो क्या आज क्लियर हुआ? हेलो, 2 मिनट बात करते हैं, रिलैक्स होते हैं। यस सर। हाँ, सुचन जी सर, आज कितने लोग हैं राजेश जी?